साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चे, जैसे कि हम उत्तराखंड के टॉप 5 क्वेश्चन कराते हैं, उसी की एक नई वीडियो है, उसी की एक नई क्लास है जिसमें वो टॉप क्वेश्चन है जो एग्ज़ामों में या तो आए हुए हैं या जिनके आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आप मेरे साथ में मेहनत करिए, लगे रहिए, है ना। सिलेक्शन आपका श्योर होगा, 100% होगा, है ना। ठीक है, तो बेटा चलते हैं पहले सवाल की तरफ। टॉप 5 क्वेश्चन में पहला सवाल अपने पास में कह रहे हैं कि देखिए, पहले सवाल में कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा को बनाती हैं, है ना, वह स्थान कौन सा, उस स्थान को बताना है। हरिद्वार है, ऋषिकेश है, टिहरी है, देवप्रयाग है ना। तो सही आंसर है इसका देवप्रयाग। क्या आंसर? देवप्रयाग, है ना। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदी आपस में आकर मिल जाती हैं। अब कुछ और सवाल स्ट्रक्चर से मैं आपको बताता हूँ, है ना। एक रफ स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं और वो रफ स्ट्रक्चर जो है ना, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, समझते हैं चीज़ को किस तरीके से समझेंगे। यहाँ से हमने एक बिंदु स्टार्ट किया है और ये भागीरथी नदी है, और ये भागीरथी नदी हम निकाल के लेकर आए और बीच में आकर यहाँ रुक गए हैं एक जगह पे हम। ठीक है, तो ये जो स्थान है, देखिए, ये उत्तरकाशी जिला, किसका? उत्तराखंड का। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, है ना, एक हिमनद पड़ता है। उस हिमनद का नाम है ना, गोमुख हिमनद। क्या नाम बेटा? गोमुख हिमनद। ठीक है, ये गोमुख हिमनद है। इस गोमुख हिमनद से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है भागीरथी। इस नदी का नाम क्या है? भागीरथी। तो भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बेटा हम कहेंगे गोमुख हिमनद से होता है। उत्तरकाशी के गोमुख हिमनद से होता है। उत्तरकाशी जिले में जो गोमुख हिमनद है वहाँ से होता है। गोमुख का मतलब आप समझ रहे हैं, है ना। गोमुख का शास्त्रों में मतलब ये होता है कि जिसका आगे से मुंह छोटा हो और पीछे आकार बड़ा हो जा, उसको हम गोमुखा बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि गाय का मुंह है वहाँ। ठीक है, गोमुख का मतलब है आगे छोटा पीछे बड़ा, है ना। पीछे उसका क्षेत्रफल बड़ा है, आगे क्षेत्रफल उसका छोटा है। ठीक है, भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपका जवाब होगा बेटा गोमुख से। जैसी भागीरथी नदी, है ना, के उद्गम की हम बात करते हैं तो पहला कस्बा जो यहाँ पड़ता है वो कस्बा गंगोत्री है, जो कि गोमुख से तकरीबन 19 किलोमीटर आगे है गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री। तो गंगोत्री धाम भी है ना। गंगोत्री धाम जो है उत्तरकाशी जिले में है और वो किस नदी के किनारे पर है भैया? तो भागीरथी नदी के किनारे पर है। ठीक है, गंगोत्री नदी के, है ना, गंगोत्री नदी के पास में ही गंगोत्री स्थल के पास ही एक छोटी नदी आके मिल जाती है गंगा में, और उसका नाम है रुद्रगंगा। रुद्रगंगा। तो रुद्रगंगा किसकी सहायक नदी है? रुद्रगंगा है, ये किसकी सहायक नदी है? तो आप कहोगे भागीरथी की, है ना। यहाँ पर एक हिमनद पड़ता है, छोटा हिमनद है, जिसका नाम है रुद्रगेरा। कहाँ से निकलती है ये? रुद्रगेरा हिमनद से निकलती है। तो सवाल ये आता है कि भैया भागीरथी नदी की, है ना, पहली सहायक नदी कौन सी है? भागीरथी नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है? तो भागीरथी नदी की पहली सहायक नदी का नाम है रुद्रगंगा। क्या नाम बेटा? रुद्रगंगा। रुद्रगंगा उत्तरकाशी जिले में कहाँ से निकलती है? रुद्रगेरा हिमनद से। ऐसे इसके आगे चलते हैं तो एक और नदी जाकर मिल जाती है भागीरथी से, जिसका नाम है जहानवी, या उसको बोलते हैं जाड़गंगा। जहानवी या जाड़गंगा। उत्तरकाशी में थामला दर्रा पड़ता है। थामला दर्रे से नदी निकलती है जहानवी या जाड़गंगा, जो किस में जाकर मिल जाती है बेटा? वो मिल जाती है नदी, है ना, भागीरथी में जाकर। तो भागीरथी की दूसरी सहायक नदी है। एक नदी और आकर भागीरथी में मिलती है बेटा, छोटी नदी, जिसका नाम है केदार गंगा। तो केदार गंगा नदी जो है ना, वो केदार ताल से निकलती है।
केदार ताल्स है, ये उद्गम है इनके। ठीक है, एक और नदी है जो भागीरथी में जाकर मिलती है ना, उस नदी का नाम है असीम गंगा। असीम गंगा, और ये नदी जो है निकलती है डोडी ताल से, डोडी ताल। ठीक, ऐसी एक और नदी जो है मिलती है, छोटी नदी है, उसका नाम है सिया गंगा। क्या पढ़ोगे यहाँ से? सवाल ये बनता है आपका, क्या पढ़ोगे? एक क्वेश्चन बनता है कि भागीरथी नदी का उद्गम जो है वो किस जिले से होता है, तो उत्तरकाशी जिले से। दूसरा, भागीरथी नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है, तो गोमुख हिमनद से। भागीरथी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? देखिए, एक का नाम है रुद्र गंगा, केदार गंगा, जाड़ गंगा, है ना, असीम गंगा और सिया गंगा। ये सब किसकी सहायक नदी है? ये सब भागीरथी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अब बेटा जब भागीरथी नदी आगे जाएगी तो भागीरथी नदी देखिए आगे चली गई और ये आगे चली गई यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है गणेश प्रयाग। क्या नाम बेटा? गणेश प्रयाग, है ना। गणेश प्रयाग जो है वो पुरानी टिहरी के स्थान पर है, जहाँ पहले कभी पुरानी टिहरी हुआ करती थी। इसका मतलब हम आ गए टिहरी जिले में। भागीरथी नदी अब कहाँ आ चुकी है? टिहरी जिले में। इससे एक नदी आकर, इससे एक और नदी आकर, है ना बेटा, इससे एक और नदी आकर क्या करती है? मिलती है भागीरथी नदी से। एक नदी और आके मिल गई, किससे? भागीरथी नदी से। एक और नदी आके मिल गई, इस नदी का नाम है भीलांगना। क्या नाम बेटा? भीलांगना। सवाल ये बनता है कि भागीरथी नदी की जो बड़ी सहायक नदी है इन नदियों में, उसका नाम है भीलांगना। भीलांगना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए, एक खतलिंग के नाम से, है ना, ग्लेशियर है ना, खतलिंग ग्लेशियर, गिले से समझ जाओगे ना, ग्लेशियर टिहरी में, है ना, टिहरी में खतलिंग ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से निकलती भीलांगना नदी, है ना। भीलांगना नदी की सहायक नदियां हैं छोटी छोटी। भीलांगना की एक सहायक नदी है मेदे गंगा, मेदे गंगा। एक सहायक नदी आती है दूध गंगा, दूध गंगा। एक सहायक नदी आती है बेटा बाल गंगा, और एक सहायक नदी आती है इसी की, है ना, जिसका नाम है धर्म गंगा। ये बड़ी नदी आपको याद रखनी है, छोटी याद रहे न रहे। ठीक है, तो मेदे गंगा, दूध गंगा, भील क्या नाम है, बाल गंगा और धर्म गंगा, ये सब भीलांगना नदी की सहायक नदियां हैं। ये जो गणेश प्रयाग है ना, पुरानी टिहरी, यहीं पर मैंने बताया था कि टिहरी डैम है। टिहरी डैम पढ़ाया था मैंने कल वाली क्लास में, अब नहीं बताऊंगा मैं। यहीं पर है टिहरी डैम, टिहरी बांध, टिहरी जल विद्युत परियोजना, भागीरथी और भीलांगना के संगम पर, यहीं पर है। ठीक है, चलिए बेटा, अब एक काम करते हैं, ये जो हमारी गंगा है भागीरथी है, इसको और आगे बढ़ाते हैं, और अब की बार हम ले जाकर इसे रोक रहे हैं देवप्रयाग में, देवप्रयाग। और ये देवप्रयाग जो है बेटा, ये टिहरी जिले में पड़ता है। कहाँ है? टिहरी जिले में। अब देखो होता क्या है कि ये देवप्रयाग है, ये नदी कौन सी चली आ रही है? इस नदी का नाम पता आपको? ये नदी है कौन सी? भीलांगना नदी, ये वाली, और ये वाली कौन सी है? भागीरथी नदी। तो बोलेंगे इसको ये भागीरथी ही है। ठीक है, ये भागीरथी नदी है बेटा। ठीक है, अब देखो होगा क्या, अब क्या होगा, ये है चमोली जनपद। ये चमोली जनपद में से एक नदी निकलती है यहाँ से, और वो इस तरीके से होती होती आकर मिल जाती है किसमें? देवप्रयाग में। किससे बेटा? भागीरथी नदी से। ठीक है, भागीरथी नदी से मिल जाती है। ये चमोली जिले में है ना, सतोपथ हिमनद है, सतोपथ, है ना, शिखर है ना, यहाँ पर सतोपथ ताल भी है, सतोपथ शिखर भी है, सतोपथ ताल भी है। ठीक, सतोपथ शिखर या सतोपथ ताल है। ठीक है,
हाँ, और यहाँ पे जो हिमनद है, जगह कम है, मैं बोल लिया हूँ, यहाँ पे जो हिमनद है उसका नाम है अलकापुरी, है ना, अलकापुरी हिमनद। वहाँ से नदी निकलती है अलकनंदा। क्या नाम बेटा, मार्कर चेंज कर लेते हैं, है ना। ये जो नदी है ना, इस नदी का नाम है अलकनंदा, है ना। वैसे इसको यहाँ अभी फिलहाल बोलेंगे तो हम इसे विष्णु गंगा कह सकते हैं। अलकनंदा से पहली छोटी नदी आकर मिल जाती है चमोली में ही, ठीक है, जिसका नाम था पुष्पावती। मैंने बताया था ना, फूलों की घाटी से होकर गुजरने वाली पुष्पा नदी इसी नदी में जाकर मिल जाती, सबसे पहली नदी है मिलने वाली। जैसे वो था ना, रुद्र गंगा सबसे पहली नदी थी, ऐसी अलकनंदा की पहली सहायक नदी है पुष्पावती। इसी को हेम गंगा बोलते हैं हम, है ना। इसी का नाम मिलता है लक्ष्मण गंगा, लक्ष्मण गंगा, ठीक है। हेम गंगा, लक्ष्मण गंगा, पुष्पावती नदी। एक और नदी यहाँ से मिलती है ना, अलकनंदा से, जिसका नाम आता है बेटा सरस्वती। सरस्वती नदी है, छोटी नदी है ये भी, और ये कहा जाता है केशव प्रयाग में मिलती है। कहाँ, केशव प्रयाग, ये है केशव प्रयाग, यहाँ मिलती है ये। सरस्वती नदी का जो उद्गम है वो बताया जाता कामेत पर्वत पड़ता है ना। कामेत पर्वत में देवताल है, देवताल से, है ना, कामेत पर्वत के देवताल से सरस्वती नदी निकलती है, ठीक है। ये भी चमोली में पड़ता है। अब जो यहाँ सब कहानी शुरू होती है ना, पहले देखिए, एक पड़ेगा, एक नदी आके मिलती है जिसको बोलते हैं हम पश्चिमी धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा, ठीक है। ये जो पश्चिमी धौली गंगा नदी है, पश्चिमी धौली गंगा नदी है, ये जो पश्चिमी धौली गंगा नदी है बेटा, ये निकलती है धौलागिरी के कुनगुल श्रेणी से। कहाँ से, धौलागिरी के कुनगुल से, धौलागिरी के कुनगुल श्रेणी से निकलती है कौन सी नदी, धौली गंगा, और मिलती कहाँ है, विष्णु प्रयाग में, ठीक है। तो देखो, ये पंच प्रयाग में पहला प्रयाग है, मैंने नंबर 1 लिख दिया। पहला आएगा क्या, विष्णु प्रयाग, ठीक है। कौन सा आएगा, विष्णु प्रयाग। आगे जब चलेंगे तो एक नदी और आके मिलेगी अलकनंदा से, है ना, जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी, और नंदाकिनी नदी निकलती है त्रिशूल पर्वत के, त्रिशूल पर्वत से निकलती है। त्रिशूल पर्वत में एक जगह पड़ती है नंदा घुंगटी, नंदा घुंगटी से, है ना, नंदा घुंगटी से, ठीक है। ये जो मिलती है नंद प्रयाग में, नंद प्रयाग। तो 2 प्रयाग हो गए, पहला विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, ठीक है। तीसरा अगर हम देखें बेटा, तीसरा देखें तो एक नदी आके मिलती है यहीं से, पिंडार नदी, पिंडार नदी, है ना। ये निकलती है पिंडार ग्लेशियर से, और पिंडार ग्लेशियर पड़ता बागेश्वर में, बागेश्वर के, है ना, पिंडार ग्लेशियर से नदी निकलती है, इसका नाम है ना, पिंडार नदी, और ये मिलती है कर्णप्रयाग में। ये सब चमोली में है बेटा, है ना। उसके बाद में देखिए, पिंडार नदी के बाद में एक और नदी इधर से आ रही है, वैसे जगह कम है, इधर ही लिख दूँ फिर, है ना, जगह कम है, यहाँ से लिखूँगा कट जाएगा सब कुछ, तो यहाँ से मैं जोड़ ले हूँ, चलो ठीक है, समझने के लिए। एक नदी का नाम है मंदाकिनी, है ना, और ये मंदाकिनी नदी जो है मिलती है, ये प्रयाग हो गया देखो तीसरा, है ना। मंदाकिनी नदी मिलती है रुद्रप्रयाग में, ठीक है, और ये प्रयाग हो गया नंबर 4 अपना, ठीक है। मंदाकिनी नदी निकलती है देखिए केदारनाथ के मंदराचल से,
मंदराचल श्रेणी से, केदारनाथ के मंदराचल श्रेणी से निकलती है। और चौथा अपना ये जो है, ये देखो चौथा है ना प्रयाग, ये हो गया पांचवा प्रयाग पंच प्रयागों में। तो विष्णु प्रयाग 1, नंद प्रयाग 2, कर्ण प्रयाग 3, रुद्र प्रयाग 4। ऐसा पूछेगा कि देखिए विष्णु प्रयाग में किस किस का मिलन होता है, तो अलकनंदा और धौली गंगा का। यहाँ तक वैसे कायदे में चमोली से लेकर विष्णु प्रयाग तक ये विष्णु गंगा कहलाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं विष्णु गंगा, और धौली गंगा का मिलन स्थल है विष्णु प्रयाग। ठीक है। दूसरा देखिए विष्णु प्रयाग के आगे अलकनंदा बन जाती है कायदे में, तो कहा जाता है कि अलकनंदा और नंदाकिनी का मिलन होता है नंद प्रयाग में। अलकनंदा और पिंडार नदी का मिलन होता है कर्ण प्रयाग में, है ना। सॉरी, अलकनंदा और मंदाकिनी का मिलन होता है रुद्र प्रयाग में। और अलकनंदा ये नदी कौन सी आ रही है, अलकनंदा है, ये अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है देवप्रयाग में। अलकनंदा को बहू कहा जाता है और भागीरथी नदी को सास कहा जाता है। तो सास बहू का मिलन, बहू सास में जाके मिल जाती है, बहू सास में जाकर मिल जाती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग के बाद इसका नाम पड़ जाता है बेटा गंगा। क्या नाम बन जाता है, देवप्रयाग के बाद में भागीरथी और अलकनंदा को मिलाकर हम बोलते हैं गंगा। क्या बोलते हैं बेटा, गंगा। अब देखो बहुत शानदार सवाल बनेगा यहाँ से। जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर पौड़ी जिला, ठीक है, पौड़ी जिले में एक नदी आके मिल जाती है नयार नदी, नियार बोलते हैं या नाद गंगा। आराम से देख लेना बेटा, नयार बोलते हैं, नाद गंगा मिलती है। और यहाँ पर पड़ता है ब्यास घाट, ब्यास घाट में, है ना। एक जगह पड़ती है फूलचट्टी, है ना, पौड़ी में फूलचट्टी पड़ती है, फूलचट्टी के पास में पड़ता है ब्यास घाट, ब्यास घाट के पास ही नयार नदी आके मिलती है। जब आगे चलते हैं ना बेटा, आगे चलते हैं तो ऋषिकेश में, ऋषिकेश में जब हम जाते हैं, है ना, तो चंद्रभागा नदी मिलती है। गंगा से कौन सी मिलती है, चंद्रभागा, चंद्रभागा नदी मिलती है। थोड़ा देख लेना बेटा हिसाब से, चंद्रभागा है। मैं बोल रहा हूँ नोट्स बनाते समय आपको दिक्कत ना आवे, क्योंकि बोर्ड कुछ ऐसे ही है। ठीक है, लो ये नदी है चंद्रभागा, चंद्रभागा, है ना। आगे जब आप जाओगे तो रायबाला पड़ेगा, ठीक है। और रायबाला के पास में एक नदी मिल जाती है जाके, जिसका नाम है सोंग नदी। क्या नाम है, सोंग नदी, है ना। सोंग नदी गंगा में जाके मिलती है रायबाला के पास में, और आगे पड़ जाएगा हरिद्वार। कहा जाता है कि गंगा नदी हरिद्वार के बाद मैदानों में प्रवेश करती है और यहाँ से पहुँच जाती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में। फिर उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले से पहुँच जाएगी उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला बलिया, बलिया से निकल के बिहार में, बिहार से झारखंड, और झारखंड से पहुँचेगी पश्चिमी बंगाल में, फिर बांग्लादेश में पहुँचती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। तो हमने सिर्फ वो हिस्सा पढ़ा है यहाँ का जो हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड है। सवाल मैं आपको बता देता हूँ, सवालों पर थोड़ा सा गौर कर लेना बेटा, है ना। सवाल है कि भागीरथी नदी का उद्गम जो है, ठीक है, वो किस हिमनद से होता है, तो गोमुख से। किस जिले से होता है, तो फिर उत्तरकाशी से, है ना। दूसरा, भिलांगना किसकी सहायक नदी है, तो आ जाएगा भागीरथी की। भागीरथी और भिलांगना के संगम पर जो बांध है उसका नाम है टिहरी बांध, है ना। ठीक है, कहाँ मिलती हैं दोनों, गणेश प्रयाग में, पुरानी टिहरी के पास में। ठीक है, आगे सवाल बनेगा कि अलकनंदा और धौली गंगा का मिलन कहाँ होता है, तो विष्णु प्रयाग में, पहला प्रयाग है ना। अलकनंदा और नंदाकिनी का मिलन कहाँ होता है, तो नंद प्रयाग में, दूसरा प्रयाग माना जाता है। अलकनंदा और पिंडार नदी का मिलन है कर्ण प्रयाग, तीसरा प्रयाग है ये। अलकनंदा और मंदाकिनी का मिलन है रुद्र प्रयाग, चौथा है ये प्रयाग। और अलकनंदा
और भागीरथी का मिलन होता है कहाँ? देवप्रयाग में। तो 5वां प्रयाग ये है, और प्रयागों का राजा है प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद को कहते हैं। ठीक है, सही है भैया। तो इस ग्राफ से आप देख लो, अच्छे से बनाओ थोड़ा सा, और कोशिश करके देखो, चीज़ों को समझ के देखो, वीडियो को 2-3 बार देखो, है ना। और जो सवाल बन सकते हैं वो सब मैंने इस ग्राफ में बना दिए हैं। ठीक है, तो बेटा उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। और चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने पास में दूसरा सवाल क्या है? तो उत्तराखंड का दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है भैया, देखिए दूसरा सवाल ये है कि उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य जिस समुदाय से नामित होता है वह है ईसाई समुदाय, भूतिया समुदाय, भूतिया नहीं होगा, भोटिया होगा, चलिए, आंग्ल भारतीय समुदाय और मुस्लिम समुदाय। तो आंग्ल भारतीय समुदाय का, है ना, आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान का एक भाग आता है 16, भाग नंबर 16 में एक अनुच्छेद आता है जिसको बोलते हैं हम, आर्टिकल बोलते हैं 333। इस 333 के अनुच्छेद में कहा गया है कि विधानसभा में एक एंग्लो इंडियंस, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियंस, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति का प्रावधान था। तो अगर किसी राज्य की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियंस चुनाव जीतकर नहीं आया है तो राज्यपाल उसको मनोनीत करता था। अब ये बात याद रख लेना, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियंस की जो बात होती थी, चाहे उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, कोई भी एग्जाम हो, अब एक एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति नहीं होगी, इसे खत्म कर दिया गया है। आर्टिकल 333 खत्म हो चुका है, और खत्म हुआ है किस संशोधन के द्वारा? तो संशोधन हो चुका है ना। अब एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति का प्रावधान खत्म हो गया है। संशोधन है 104वां संविधान संशोधन, जो कि 2019 में सरकार लाई थी, जिसमें यह कहा गया है कि विधानसभा और लोकसभा में एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति अब नहीं की जाएगी, या इनको राष्ट्रपति या राज्यपाल मनोनीत नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड की विधानसभा में। तो उत्तराखंड की विधानसभा में कुल सीट कितनी है बेटा? सबको पता होंगी ना, 70। इन 70 सीटों में आरक्षित सीट कितनी है? तो इन 70 सीटों में आरक्षित सीट हैं 15। ये 15 आरक्षित सीट कैसे हैं? 13 सीटें आरक्षित हैं एससी के लिए, और 2 सीटें आरक्षित हैं एसटी के लिए। 2 सीटें एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, और 13 हैं अनुसूचित जाति के लिए। एसटी की जो 2 सीटें हैं, एक सीट आती चक्राता, जो कि है देहरादून में। देहरादून की चक्राता सीट एसटी के लिए है, और दूसरी सीट आती है नानकमत्ता। जो नानकमत्ता सीट है यूएस नगर की, उधम सिंह नगर की, ये भी किसके लिए है? एसटी के लिए रिजर्व है। यहाँ से जो भी विधायक होगा वो एसटी का होगा, है ना। 13 सीटें रिजर्व हैं किसके लिए? एससी के लिए। तो एससी के लिए जो 13 सीटें रिजर्व हैं वो कौन कौन सी हैं? देखो, एक सीट आती है पुरोला, और पुरोला सीट आती है उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी की एक सीट पुरोला, ये एससी के लिए है। दूसरी सीट है बेटा, दूसरी सीट आती है राजपुर सीट देहरादून की। 3 सीटें हरिद्वार की हैं, जिसमें ज्वालापुर का जो विधायक होगा वह एससी होगा। ज्वालापुर, भगवानपुर, है ना, झबरेड़ा, ये तीनों सीटें हरिद्वार में हैं, और तीनों एससी के लिए रिजर्व हैं, है ना। एक सीट आती है पौड़ी की सीट, है ना। एक सीट आती है घनसाली सीट, जो कि टिहरी में है, और ये भी एससी के लिए है ना। एक सीट आती है बेटा थराली सीट, जो है वो चमोली की है, और ये भी एससी के लिए रिजर्व है ना। एक सीट आती है गंगोली हाट
सीट जो है वो पिथौरागढ़ की और ये सीट भी रिजर्व है किसके लिए है ना, एससी के लिए। और देख लो, एक है सोमेश्वर, सोमेश्वर सीट पड़ती है अल्मोड़ा की। एक बागेश्वर की सीट है जो सीट रिजर्व है किसके लिए, एससी के लिए। एक नैनीताल की सीट है जो सीट रिजर्व है एससी के लिए। और एक सीट आती है बेटा किसकी, एक सीट आती है बाजपुर सीट, उधम सिंह नगर, यूएस नगर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सीटें रिजर्व हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दी है संपूर्ण जानकारी। एक दिन मैंने आपको बताई थी उत्तराखंड में कितने सांसद बनते हैं, है ना। देखिए बेटा, अगला सवाल है कि उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन जहां किया गया था, तो प्रजामंडल का गठन कहाँ किया गया था, मैं आपको बता चुका हूँ विद डिटेल। आपको याद होगा, है ना, 23 जनवरी 1939 को देहरादून में, है ना, श्रीदेव सुमन ने प्रजामंडल की स्थापना करी थी। अब सवाल यह है, कुमायूं, काली कुमायूं में, ब्रिटिश गढ़वाल में, टिहरी राज्य में। तो टिहरी राज्य में, क्योंकि देहरादून किस में आता था, टिहरी राज्य में। तो प्रजामंडल के गठन की बात मैं कर चुका हूँ। प्रजामंडल का गठन हुआ था 23 जनवरी 1939 में। कहाँ हुआ था, देहरादून में। और देहरादून किस रियासत में आता था, टिहरी राज्य में। ठीक है, और किसने स्थापना करी थी, श्रीदेव सुमन ने, श्रीदेव सुमन ने जो है ना, श्रीदेव सुमन ने जो है प्रजामंडल की स्थापना करी थी। ठीक, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैं आपको बता चुका हूँ। उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूपण पर्यटन का विकास किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, स्वीडन या सिंगापुर। तो सिंगापुर की तर्ज पर, है ना। देखिए, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं हम, यूके की, है ना। प्रथम पर्यटन नीति उत्तराखंड की आई थी भैया 26 अप्रैल 2001। और दूसरी पर्यटन नीति आई है 8 अगस्त 2018 को, है ना। और किस देश के पर्यटन पर आधारित है, देश पूछेगा आपसे तो सिंगापुर की टेक्निक के आधार पर इसका डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, सवाल यह है कि उत्तराखंड के जो पर्यटन मंत्री हैं, उत्तराखंड में पर्यटन मंत्री जो हैं, है ना, उनका नाम है सतपाल महाराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है बेटा और आखिरी सवाल है, फटाफट देख लेते हैं, है ना। देखिए, उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर, जिसको बोलते हैं वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, है ना, कब लागू हुआ है, डेट पूछी है। तो डेट है भैया इसकी 1 अप्रैल 2005। 1 अप्रैल 2005 से उत्तराखंड में वैट लागू हुआ, वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स क्या है, देखिए, वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब है अगर किसी वस्तु को आपने खरीदा है 100 रुपये में, उसको बेचा है आपने मान लो 110 रुपये में, तो जो आपको 10 रुपये आपने ऐड करे हैं, इस पर जो टैक्स लगेगा, वो टैक्स क्या कहलाएगा, वैल्यू एडिड टैक्स कहलाएगा। इसको हम वैल्यू एडिड टैक्स या फिर हम इसको बोलते हैं वैट। और ये लिया जाता है कस्टमर से, हर टैक्स ग्राहक से ही लिया जाता है। ठीक है, तो बेटा उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपका भविष्य उज्जवल हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।